जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं विज्ञान के टॉप 25 प्रश्न जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपके 25 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। सारे ही 25 क्वेश्चन NCERT बुक क्लास 9 और 10 से लिया गया है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, थायरॉक्सिन एक प्रकार का क्या है? तो साथियों, पहले क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों, थायरॉक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है, यानी पहले क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 2 नंबर, कौन सी धातु हथेली पर रखते ही पिघल जाएगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जरूर आप लोग जवाब दें इसका। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, गैलियम। आप लोग याद करेंगे, बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 3 नंबर, खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उत्पादक होते हैं। तो साथियों, जो खाद्य श्रृंखला होता है उसमें द्वितीय उत्पादक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आप लोग को बताना है। आप लोग 25 प्रश्नों में जरूर बताएगा वीडियो के अंत में कि आपका कितना स्कोर रहा है। देखिए, सारे NCERT बुक से लिया गया है। तो साथियों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, शाकाहारी। द्वितीय उत्पादक को हम लोग शाकाहारी के नाम से जानते हैं, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है? तो दोस्तों, मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन यानी मुकुलन के द्वारा किसमें प्रजनन होता है, आप लोग को बताना है। तो साथियों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा, हाइड्रा। हाइड्रा के द्वारा मुकुलन हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोग बताएं, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 4 नंबर, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो साथियों, जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाया था, उन्होंने तत्वों को किस प्रकार वर्गीकृत किया है, आप लोग को बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान पर मेंडलीव ने तत्वों को वर्गीकरण किया था, यानी 4 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा 5 नंबर, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो साथियों, मनुष्य के शरीर में जो शुद्धिकरण होता है खून का, उसको हम लोग डायलिसिस, यानी पहले 5 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, डायलिसिस। आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किस ब्लड ग्रुप है, कौन सा वह ब्लड ग्रुप है जो सभी से रक्त ले सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें, यानी सर्वाग्राही रक्त किसे कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन होगा, लोहा शरीर के लिए आवश्यक है, यह मुख्यतः किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों, लोहा हमारे शरीर के लिए अति ही आवश्यक है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो उसी तरह लोहा भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो अगर आपको लोहा की ज़रूरत है तो आप मुख्यतः किससे प्राप्त कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, जो भी पत्ती वाली सब्जियां होती हैं उनमें लोहा पाया जाता है। सबसे अगर अधिक मात्रा में लोहा पूछा जाए तो मेथी और पालक में लोहा पाया जाता है। आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 7 नंबर, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों, बादलों एवं की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र को हम लोग नेफोस्कोप, यानी 7वें नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे, नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति मापी जाती है। अगला प्रश्न होगा 8 नंबर, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो आयन बनता है। ध्यान से पढ़ें, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है
तो आयन बनता है जिस पर एक आवेश रहता है। तो आप लोगों को बताना है उस पर कौन सा आवेश रहता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा +1। आप लोग याद करेंगे +1 जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह धनायन होता है। कितना होता है? तो +1 धनायन होता है। आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 9 नंबर। यदि किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसका दोलन काल क्या होगा? तो दोलन काल पे क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोग को बताना है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, यानी 2 गुना। यह 2 गुना हो जाता है। आप लोग याद करेंगे। अगला प्रश्न होगा 10 नंबर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आप लोग याद करेंगे। जब प्रकाश संश्लेषण होता है यानी पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश हमारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आप लोग याद करेंगे। इसका बिल्कुल हमारा सही जवाब भी हो जाएगा। आप सभी लोग बताएं प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य 5 तत्व कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। 11 नंबर क्वेश्चन होगा वायुयान के टायरों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो जहाजें होती हैं, वायुयान होती हैं, उनके टायरों में हीलियम, यानी 11 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। हीलियम गैस भरा जाता है। आप सभी लोग जरूर साझा करें कमेंट बॉक्स में आखिर हीलियम गैस को ही क्यों भरा जाता है वायुयान के टायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 12 नंबर। आंसू गैस का सही सूत्र क्या है? काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जरूर आप लोग याद करें इसे। तो दोस्तों आंसू गैस का हमारा सही सूत्र है CCl3NO2, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे। इसका अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्लोरोएसिटोफिनोन होता है इसका रासायनिक नाम। देखिए आंसू गैस इसे इसलिए कहा जाता है, यह आँख में संपर्क जैसे ही होता है इस गैस का, आँख हमारे जलन जैसा महसूस होने लगता है और काफ़ी इसे सांस लेने में बहुत ही कठिनाई होता है। इसलिए हम लोग आंसू गैस इसके नाम दिया गया है। देखिए इसको भीड़ का हटाने के लिए आंसू गैस का ही प्रयोग किया जाता है। ज़रूर आप लोग याद करेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 13 नंबर। सोडियम को पानी में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो साथियों सोडियम को पानी में डालने पर हाइड्रोजन, यानी 13 नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस निकलती है। आप लोग याद करेंगे। आप सभी लोग बताएं सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सोडियम को किस में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो दोस्तों जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोग याद करेंगे। बिल्कुल इसको याद करें 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा प्रश्न है। यानी 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। देखिए यह कैसे होता है। ठंडे प्रदेशों में ज़्यादातर जब बर्फ़ तालाब में जो होता है, तालाब में जो नदियाँ जम जाती हैं तो उनके अंदर की जो भी मछलियाँ होती हैं वो ज़िंदा रहती हैं। तो उसके जो नीचे का पानी होता है उसका जो अधिकतम घनत्व होता है जल का 4 डिग्री ही सेंटीग्रेड होता है। यानी मछलियाँ तभी भी उसमें ज़िंदा रह सकती हैं। तो अगर अधिकतम आपसे पूछा जाए तो आप लोग याद करेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 15 नंबर। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो भी चमकीले प्रचार के लिए लगाए जाते हैं दुकानों पे बोर्ड वोर्ड, तो उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग को बताना है। तो साथियों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा नियान। क्यों डाला जाता है? क्योंकि रात में यह अधिक दूरी तक दिखाई दे यानी चमकता रहता है काफ़ी यह गैस। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे। नियान गैस का प्रयोग किया जाता है चमकीले विद्युत विज्ञापन में। अगला प्रश्न होगा 16 नंबर। जूल इकाई किसकी है? आप लोग को बताना है जूल किसकी इकाई है।
तो साथियों जूल हमारा ऊर्जा की इकाई है, आप लोग याद करेंगे। 16 नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा 17 नंबर, निम्न में किस रंग का प्रकाश तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो साथियों सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश अगर आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल हमारा सही जवाब सी हो जाएगा, बैगनी। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। सबसे अगर अधिक तरंगदैर्घ्य वाला पूछा जाए रंग तो हमारा लाल होता है, आप लोग याद करेंगे। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला कलर। अगला क्वेश्चन होगा 18 नंबर, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ खत्म होने यानी क्षय होने के पश्चात अंतिम उत्पाद क्या होता है? किस में बदल जाता है? तो जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं अंतिम उत्पाद हमारा शीशा, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। याद करेंगे, अच्छा प्रश्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 19 नंबर, गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, आप लोग याद करेंगे। अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के हेडलाइट, सर्च लाइट, आँख कान नाक चेक करने के लिए सारे ही हमारे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आप लोग याद करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो बाइक के साइड मिरर, आप लोग याद करेंगे। जो भी हमारा बाइक होता है वहाँ पे जो बैठता है बाइक, उसके साइड में देखने के लिए यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा 20 नंबर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इजी सा प्रश्न होगा दोस्तों, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, यानी 20 नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, टमाटर में लालपन किसके उपलब्ध यानी वहाँ मौजूदगी के कारण होता है, आप लोग को बताना है। यानी टमाटर किसके कारण लाल दिखाई देता है, आप लोग को बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न होगा 21 नंबर, सुरक्षा फ्यूज के तार का गलनांक होना चाहिए। जो घरों में हमारे फ्यूज लगाए जाते हैं तो उसका गलनांक क्या होना चाहिए, आप लोग को बताना है। तो दोस्तों उसका गलनांक हमारा बहुत कम होना चाहिए। अगर विद्युत परिपथ में जब अधिक ओवरलोड हो जाए, चाहे शॉर्ट सर्किट हो, तो उसका गलनांक कम होने के नहीं रहेगा। अगर उसका गलनांक कम तो वो गलेगा नहीं तार, तो इसीलिए उसका गलनांक हमारा कम होना चाहिए। और प्रतिरोध पूछा जाए तो अधिक होना चाहिए, आप लोग याद करेंगे इसको। देखिए इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा, बहुत कम होना चाहिए। तभी तो अगर ओवरलोड होगा या शॉर्ट सर्किट होगा तो फ्यूज जो होता है जल जाता है और आपका उपकरण सुरक्षा रहता है। अगला प्रश्न होगा हमारा 22 नंबर, प्रत्येक क्रिया के समान वह विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो साथियों प्रत्येक क्रिया के बराबर यानी समान विपरीत एवं प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का हमारा तीसरा नियम है, आप लोग याद करेंगे। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन होगा 23 नंबर, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, यानी 23 नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। आप सभी लोग बताएं विटामिन ए सी सबसे अधिक किस फल में पाया जाता है? ध्यान से प्रश्न को सुने, विटामिन सी सबसे अधिक किस फल में पाया जाता है? अगला प्रश्न होगा 24 नंबर, पशुओं में फुट एंड माउथ नामक रोग किसके कारण होता है, आप लोग को बताना है। तो दोस्तों फुट एंड माउथ नामक रोग जो होता है पशुओं में, मवेशियों में, जिससे मवेशी भी कहा जाता है पशुओं को, तो देखिए अब होने का कारण हमारा वायरस है। यानी 24 नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा, आप लोग याद करेंगे। वायरस के कारण ही फुट एंड माउथ नामक रोग होता है। अगला प्रश्न होगा 25 नंबर, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल,
यानी 25 नंबर प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे हमने 25 प्रश्नों को पूरा किया है। आप जरूर बताएं आज का वीडियो कैसा लगा, और वीडियो के अंत में आपके लिए क्विज रखा जाता है। चलिए आज का क्विज देखते हैं और आप लोग क्विज का जरूर जवाब दें। आज का हमारा क्विज है, सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? तो आप लोग ऑप्शन देखें और इसका जरूर जवाब दें। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? आज के आपका क्विज है। धन्यवाद।